27 अप्रैल की सुबह सोचिए, उड़ीसा के क्योंझर जिले में एक 59 साल के आदिवासी व्यक्ति ने पूरे 3 किलोमीटर का बेहद थका देने वाला सफर तय किया। और ये कोई आम सफर बिल्कुल नहीं था। उनके हाथ में कोई सामान नहीं था, बल्कि अपनी ही मृत बहन का कंकाल था, जिसे उन्होंने खुद कब्र से निकाला था। ये सच में एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरे देश को शून्य कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी खौफनाक और हताश करने वाली बात क्यों हुई? जवाब है सिर्फ 19,300 रुपये। जी हाँ, बस इतनी सी रकम जो उनकी दिवंगत बहन अपने बैंक खाते में छोड़ गई थीं। हम और आप शायद इस रकम को बहुत बड़ा ना माने, लेकिन ध्यानाली गांव के जीतू मुंडा के लिए ये उनकी बहन के जीवन भर की जमा पूंजी थी। इस छोटी सी रकम को पाने के लिए उन्हें जो करना पड़ा, वो हमारी बैंकिंग व्यवस्था की एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई सामने लाता है। जब जीतू अपनी बहन के अवशेष लेकर बैंक की स्थानीय शाखा पहुंचे, तो वहां अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने घबराकर तुरंत पुलिस बुला ली। लेकिन जीतू का इरादा किसी को डराना बिल्कुल नहीं था। वो बस हार थककर ये साबित करना चाहते थे कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि बैंक बार बार खाता धारक को सामने लाने की जिद कर रहा था। सिर्फ एक इस घटना ने कागजी नियमों और जमीनी हकीकत के बीच की पूरी पोल खोलकर रख दी। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ एक दुखद खबर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस केस स्टडी का इस्तेमाल एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि हमारी सिस्टम की वित्तीय नीतियों में असल में खराबी कहाँ है। आखिर वित्तीय समावेशन का असली मतलब क्या होना चाहिए? आइए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो इस विश्लेषण को हम इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। एक हताश सफर, नौकरशाही की दीवार, नीति बनाम वास्तविकता, समावेशन की खाई और आखिर में सुधार की दिशा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक हताश सफर और दियानाली गांव की ये पूरी घटना। 26 जनवरी की बात है, जब 62 साल की कलरा मुंडा का निधन हो गया। उनके जाने के बाद उनके इकलौते जीवित करीबी रिश्तेदार यानी उनके भाई जीतू मुंडा ने अपनी बहन की बचत निकालने के लिए स्थानीय बैंक के चक्कर काटने शुरू कर दिए। जरा जीतू मुंडा के अपने शब्द सुनिए, जो इस पूरी नीतिगत विफलता की चीख है। उन्होंने कहा, मैं कई बार बैंक गया और वहां के लोगों ने मुझे पैसे निकालने के लिए खाता धारक को लाने के लिए कहा। मैंने उन्हें बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। इसलिए निराशा में आकर मैंने उसकी मृत्यु के प्रमाण के रूप में कब्र खो दी। ये महज एक बयान नहीं है, ये उस बेबसी की इंतहा है जब सिस्टम इंसानियत भूलकर सिर्फ और सिर्फ नियमों की किताब देखने लगता है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, नौकरशाही की दीवार, जहां प्रक्रियाएं तो हैं, लेकिन मार्गदर्शन का नामो निशान नहीं। बहन के निधन के बाद के वो हफ्ते एक अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति का ऐसी व्यवस्था से संघर्ष था, जिसके पास नियम कानून तो बहुत थे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। बहन के गुजर जाने के बाद जीतू ने बार बार बैंक के चक्कर लगाए। अब हमें निष्पक्ष रूप से बैंक का पक्ष भी देखना चाहिए। उनका कहना था कि जीतू थर्ड पार्टी विड्रॉल यानी किसी और के खाते से पैसे निकालना चाह रहे थे, जिसके नियम बिल्कुल इजाजत नहीं देते। बैंक का तर्क था कि उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी दस्तावेजों की मांग की थी, ताकि मृत महिला के पैसों को किसी भी धोखाधड़ी से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो व्यक्ति नशे की हालत में भी वहां आया था। खैर, बात यहां नियमों की नहीं है, बैंक के नियम अपनी जगह सही थे, लेकिन सबसे बड़ी चूक ये हुई कि एक अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति को उन जटिल दस्तावेजों को बनवाने का कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं सुझाया गया। उन्हें बस मांगों और कागजों की एक ऊंची दीवार थमा दी गई। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, नीति बनाम वास्तविकता, या जिसे हम विरोधाभास का सिद्धांत कह सकते हैं। आखिर काउंटर के स्तर पर यह सिस्टम इतना बुरी तरह फेल क्यों हुआ? आइए इसे एक विश्लेषणात्मक नजरिए से समझते हैं। ये तुलना बैंकिंग नियमों और ग्रामीण भारत की असल जिंदगी के बीच के जबरदस्त विरोधाभास को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हमारे पास सख्त आधिकारिक नियम हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, कानूनी उत्तराधिकारी दस्तावेज चाहिए, ये सब यकीनन धोखाधड़ी रोकने के लिए ही बने हैं। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, ग्रामीण वास्तविकता क्या है? निरक्षरता, मीलों दूर बैठे प्रशासनिक अधिकारी और सबसे अहम, किसी भी तरह के संस्थागत मार्गदर्शन का पूरी तरह से नदारत होना। नियम कभी शून्य में काम नहीं करते, उन्हें उन लोगों के हिसाब से डलना चाहिए जिनकी सेवा के लिए वो बनाए गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब कोई मामला मीडिया में उछलता है, तो यही सिस्टम कितनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम करने लगता है। ध्यान दीजिए, 26 जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक महीनों की नौकरशाही निष्क्रियता छाई रही।
कुछ नहीं हुआ, लेकिन 27 अप्रैल को जब उस व्यक्ति ने हताश होकर कब्र खोदी और वो खौफनाक तस्वीरें वायरल हुईं, तो कमाल देखिए, 28 और 29 अप्रैल को ही पूरी सरकार हरकत में आ गई, जांच के आदेश हो गए और चंद ही घंटों में प्रशासन ने न सिर्फ पैसा दिलवा दिया, बल्कि मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी चुटकियों में बनवा दिए। अब हम चौथे भाग पर आते हैं, समावेशन की खाई। इस जमीनी त्रासदी से थोड़ा बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर अपने प्रमुख राष्ट्रीय वित्तीय कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी जैसी विशाल सरकारी पहलों ने करोड़ों लोगों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा है। ये सच में एक बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन सिर्फ खाते खोल देना आधी लड़ाई है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब खाताधारक की मृत्यु हो जाए और उसके बाद की प्रक्रिया को संभालना हो। संसद में भी इस पर गर्मागर्म बहस हुई और ये बात निकल कर आई कि ये बड़ी बड़ी योजनाएं अंतिम छोर पर मानवीय समर्थन देने में पूरी तरह विफल रही हैं। हमारी शहरी नीति का डिजाइन आज भी ग्रामीण जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, सुधार की दिशा। एक नीति सलाहकार के नजरिए से आइए देखते हैं कि भविष्य में किन ढांचागत सुधारों की सख्त जरूरत है ताकि ऐसा दोबारा कभी न हो। ये घटना बैंकिंग नियामकों और राज्य सरकारों के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट रोड मैप तैयार करती है। सिस्टम को जमीन से सुधारना होगा। सबसे पहले फ्रंटलाइन कर्मचारियों में सहानुभूति की जो साफ कमी दिखी है, उसे अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण के जरिए तुरंत दूर करना होगा। दूसरा, प्रशासन और लोगों के बीच के गैप को भरने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्रों को और ज़्यादा अधिकार देने होंगे ताकि वो ऐसे मुश्किल वक्त में परिवारों का हाथ पकड़कर उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। और तीसरा, इन उलझी हुई प्रक्रियाओं को सुलझाने के लिए हर ग्रामीण बैंक में वहाँ की अपनी स्थानीय भाषा में एकदम सरल ब्रोशर होने चाहिए जो ये बताएं कि किसी के गुजर जाने के बाद क्लेम कैसे किया जाता है। तो बात यहाँ आकर ठहरती है। उस शोक में डूबे भाई को आखिरकार कुल 49,402 रुपये मिल ही गए। इसमें उनकी बहन की मूल रकम, ब्याज और जिला प्रशासन की तरफ से दी गई 30,000 की फौरी राहत शामिल थी। लेकिन जरा सोचिए, जो चीज असल में उनका अधिकार थी, उसे पाने के लिए उन्हें कितनी अकल्पनीय और भयावह हद तक जाना पड़ा। पूरा देश हिल गया, मीडिया में बवाल मच गया, तब जाकर एक अनपढ़ आदिवासी को अपना हक मिला। ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल पूछने पर मजबूर करता है। नियम आखिर इंसानों ने इंसानों की भलाई के लिए ही तो बनाए हैं ना। तो जब कोई नियम उस इंसान की ही सेवा करना बंद कर दे जिसकी रक्षा के लिए वो बनाया गया था, तो फिर ये व्यवस्था आखिर किसके लिए वजूद में है? वित्तीय समावेशन का असली मतलब सिर्फ कागजों पर आंकड़े बढ़ाना नहीं है, बल्कि कतार में खड़े उस आखिरी व्यक्ति तक पूरी इंसानियत और समझ के साथ पहुंचना है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको लगातार सोचना